प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्थाएं। एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्थाएं आज हम लोग देखने वाले हैं कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। अब संघात्मक व्यवस्थाएं की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको आपको समझने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि संघात्मक व्यवस्था की निम्नलिखित 4 विशेषताएं जरूरी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, लिखित एवं कठोर संविधान होना चाहिए। नंबर 1, लिखित एवं कठोर संविधान होना चाहिए। और नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। नंबर 3, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए। और नंबर 4, एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। यदि ये चारों कंडीशंस फुलफिल हैं तो किसी भी स्टेट को आप यह कह सकते हो कि वह संघीय व्यवस्था वाला देश माना जाएगा। इसके अलावा भी संघवाद की कुछ और लक्षण होते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं भी है तब भी उसे संघीय व्यवस्था वाला देश माना जाता है। जैसे संघवाद की इन चारों के अलावा कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं? दोहरा संविधान होता है, दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी चुनाव मशीनरी होती है, दोहरी न्यायपालिका होती है। तो इन सब का मतलब क्या है? आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी जो है ये 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर भी आप देखेंगे तो क्या था? जम्मू कश्मीर में वहाँ का अपना एक संविधान था, वहाँ का अपना एक झंडा था, वहाँ की अपनी एक चुनाव मशीनरी थी। तो जम्मू कश्मीर के से आप समझ सकते हैं कि दोहरी नागरिकता और दोहरा संविधान और दोहरी चुनाव मशीनरी, दोहरी न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है। जब ये 5 अगस्त 2019 को ये क्या बोलते हैं आपका ये अनुच्छेद 370 ख़त्म किया गया, तब से जो है इकहरा सब कुछ हो गया। अर्थात जैसे पूरे भारत में व्यवस्था थी उसी प्रकार जो है यहाँ भी व्यवस्था हो गई। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं। नंबर 1, लिखित एवं कठोर संविधान होना चाहिए। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। नंबर 3, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए। नंबर 4, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। इसके संबंध में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था संविधान निर्मात्री सभा की कि अमेरिका की स्थिति भारत जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो है 13 राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ ने राज्यों का निर्माण किया। अर्थात भारत ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे छोटे घटकों या इकाइयों में बांट दिया, जिसको आम बोलचाल भाषा में राज्य कहा जाता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं संघवाद की या संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। चलिए हम लोग इसके विषय में जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स पर थोड़ा से फोकस करते हैं। नोट्स प्यारे बच्चों मैं इसलिए देता हूं ताकि आपको किसी भी रिटन एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको बाकायदा लिख सकें। आइए देखते हैं हम लोग संघवाद की विशेषताएं। अब संघवाद की विशेषताएं। नंबर 1 क्या है? एक लिखित एवं कठोर संविधान होना चाहिए। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। और नंबर 3 क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए। नंबर 1, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। उपरोक्त चार लक्षण संघवाद के मूल सिद्धांत हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण उपस्थित नहीं होगा तो सैद्धांतिक तौर पर उस देश को संघीय व्यवस्था वाला देश नहीं माना जाएगा। अगर ये चारों लक्षण किसी देश में पाए जाते हैं तो उसे संघीय व्यवस्था वाला स्टेट माना जाएगा। लेकिन इन चारों के अलावा भी संघवाद की कुछ और विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता, दोहरी चुनाव मशीनरी, दोहरी न्यायपालिका तथा राज्यों की सहमति के बिना संघ द्वारा नए राज्यों का निर्माण न कर पाना।
संघवाद की एक विशेषता ये भी है कि बिना राज्यों की सहमति से संघ जो है किसी नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन भारत में आप देखेंगे तो जो हमारी संसद है वो नए राज्यों का निर्माण कभी भी किसी भी टाइम कर सकती है। इसमें किसी भी स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं भारत के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों को एकीकरण करके भारतीय संघ का निर्माण किया गया है। भारतीय संघ का निर्माण कैसे किया गया है? भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और देशी रियासतों को मिला करके विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी समझौते के सबका एकीकरण किया गया है। तब हमारे संघ का निर्माण हुआ है। चूंकि भारत विशाल देश था तो उसने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे छोटे छोटे घटकों में बांट दिया, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम राज्य कह देते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में संघ ने राज्यों का निर्माण किया। भारत में संघ ने राज्यों का निर्माण किया। इसीलिए हम क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। आप भारत के संविधान में एक बार भी फेडरल वर्ड का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। हमेशा मिलेगा, क्या मिलेगा? यूनियन शब्द मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संघवाद में उपर्युक्त चारों मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। भारतीय संघवाद में ये जो चारों मेन लक्षण हैं पाए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, इकहरा संविधान है, इकहरी न्यायपालिका है, इकहरी चुनाव मशीनरी है और संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण आदि भी विद्यमान है। तो आप देखेंगे कि जो भारतीय संघीय ढांचा है इसमें संघवाद की जो चार विशेषताएं हैं वो तो है ही है, लेकिन जो इसके अलावा और विशेषताएं बताई गई हैं वो भारतीय संघवाद में निहित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की परिस्थितियां दूसरी हैं। हमारा देश काफ़ी बड़ा है। उसको चलाने के लिए उसको हमारे संविधान निर्मात्री सभा के जो मेन थे उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको ऐसा व्यवस्थित किया ताकि किसी भी विपरीत समय में हमारे देश को टूटने की संभावना ना रहे। इसलिए उन्होंने कहीं कहीं पर एकात्मकता पर बल दिया। इकहरी चुनाव मशीनरी और संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण आदि विद्यमान है। इसलिए कुछ लोग इसे संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक भी कहते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। केसी हुइयर ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघ कहा। केसी हुइयर ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भारतीय संघवाद को अर्धसंघ की संज्ञा किसने दी, तो आपको किस पे टिक मारना है? केसी हुइयर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में भारत की प्रवृत्ति अब स्पष्ट करते हुए कहा था कि हर देश की अपनी विशेष परिस्थिति होती है, उसी के अनुसार उसकी व्यवस्था होती है। भारत की स्थिति अमेरिका जैसी नहीं है, दोनों में अंतर है। अमेरिका में जहां राज्यों ने आपस में मिलकर संघ का निर्माण किया, वहीं भारत में संघ ने राज्यों का निर्माण किया। अतः भारत सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, व्यवहारिक तौर पर केंद्र की ओर झुका हुआ है। सामान्य काल में भारत संघात्मक की तरह कार्य करता है, आपातकाल में भारत एक हो जाता है। अर्थात भारत की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्मात्री लोगों ने इसको ऐसा बनाया कि भविष्य में इसको कभी टूटने की संभावना ना रहे। यदि राज्यों को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाए, उनका अपना अलग संविधान बना दिया जाए, उनकी नागरिकता अलग कर दी जाए, तो ये कभी भी आए दिन जो है कह सकते हैं कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर इस प्रकार की व्यवस्था को हमारे यहाँ चुना गया। नोट आप देख लीजिए कि फेडरेशन शब्द का भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। संघवाद के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों को हमसे निपटना चाहिए, हमें इससे निपटना चाहिए। जैसे जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रीय दलों का उभरना है। इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये केंद्र की ओर झुका हुआ है। एकात्मक रूप से पूर्ण संघीय एकात्मक व्यवस्था वाला देश कौन कौन है? पहला नंबर ब्रिटेन है।
उसके बाद फ्रांस है। और संघीय व्यवस्था वाला देश कौन कौन से हैं? अब आप इसमें अमेरिका कह सकते हैं, कनाडा कह सकते हैं, बहुत सारे देश हैं, आप इसको आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि संघवाद की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब हम लोग संविधान शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी टॉपिक की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं शुरू से लेकर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। यदि आप लोग इसको आप देखोगे, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके कंप्लीट सिलेबस को ये कवर करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।